अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि फाइनली एक कमीशन तश्कील पा गया है। इनफैक्ट ये एक इंक्वायरी कमीशन है, नॉट अ जुडिशल कमीशन। और इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है एक साबिक जज साहब को एज एक्सपेक्टेड। और इसके जो मंजूरी हुई है वो वफाकी कैबिनेट ने दी है। इसकी सारी तफसील आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये कमीशन या ये जज साहब इस तरह से ओहदा बरा हो सकेंगे उन चैलेंजेस से, उन जिम्मेदारियों से जो उनके ऊपर डाली गई हैं। और उसके साथ साथ वो इलामिया मैं आपको बताऊंगी जो वफाकी कैबिनेट की तरफ से जारी किया गया है, वो बड़ा दिलचस्प है अपने आप में, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज पीटीआई के लिए एक दो अहम खबरें हैं, एक अच्छी भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि उनकी एक और कारकुन 10 माह से कैद थी, उनको तो रिहाई मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस कुछ मुलजिमान को सज़ा सुना दी है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट हुई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जहां पर जुल्फी बुखारी दस्तबरदार हो गए हैं सेनेट की सीट से। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी आपके सामने तफसीलन सारी चीज़ रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी वही कट्टा जो खुला हुआ है, जो अभी तक बांधा नहीं जा रहा, यानी 6 जजेस का जो खत था उसके हवाले से जो वादा किया गया था चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट के बाद और वजीर आजम से मीटिंग के बाद कि जी अब मामला जाएगा कमीशन की तरफ। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था कि वफाकी कैबिनेट से मुशावरत के बाद वो इसके हवाले से हतमी कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो आज ये तय पाया है कि एक यकरुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया है जिसकी सरबराही तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब करेंगे। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब 74 साल के हैं और वैसे तो इनकी कोई बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म की शोहरत नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत कोई इनके साथ ऐसे तनाज़ात भी नहीं जुड़े हुए, लेकिन अगर इनकी आप इम्पार्शियलिटी या पार्शियलिटी की बात करते हैं तो ये ज़रूर हमें नज़र आता है कि इनका जो वाज़ेह झुकाव है वो पीपल्स पार्टी की तरफ नज़र आता है। यानी इनका झुकाव ना भी कहें, आप यूँ कह लें कि जो इनके अपॉइंटमेंट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में होती रही हैं। अहम ओहदों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में भी ये जब तैनात हुए तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त थी प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस भी ये रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी। इसके अलावा निगरान के तौर पर भी अपने खिदमात अंजाम दे चुके हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के अहम ओहदों पर ये रहे हैं। अभी हाल ही में जो कैबिनेट थी निगरान कैबिनेट, इसमें जिलानी साहब जो मौजूद थे जो कि खारजा के वजीर थे, ये उनके बड़े भाई भी हैं और उनकी रिकमेंडेशन भी पीपल्स पार्टी ने की थी। और फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उनके फैमिली टर्म्स भी हैं इनके साथ। तो बुनियादी तौर पर ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों के करीब तर लोगों में से हैं, लेकिन बहरहाल इनके साथ कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल तनाज़ा अभी तक मुझे नहीं समझ में आया, ना कोई जुड़ा हुआ नज़र आया है। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब वैसे तो बज़ाहिर एक बेहतर आदमी है, अच्छी शोहरत के हामिल, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस काम के लिए अब उन्हें अपॉइंट किया गया, क्या वो काम उनके लिए पॉसिबल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है कि क्या तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इस उम्र में इस काबिल होंगे कि वो एक इतना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का कमीशन जिसमें बहुत नज़रें लगी हुई हैं पूरी अदलिया की कि वो इससे क्या निकालेंगे, उसके ऊपर तहकीकात करनी है। और उन तहकीकात में क्या वो उन सिटिंग जजेस को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि जो ये शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उन्हें हरासा किया जा रहा है या उनके काम में मुदाखलत की जा रही है, उन्हें अंडर प्रेशर किया जा रहा है। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए ये मुमकिन ना होगा, क्योंकि यूं भी एक रिटायर्ड जज के पास वो कैपेसिटी होती नहीं है कि वो उस तरीके से सिटिंग जो लोग हैं महकमों में उनको बुला सके या उनकी छानबीन कर सके। और रही सही कसर ये है कि जो हुकूमत ने उनको इस कमीशन में काम करने के TORs दिए हैं वो अपने आप में एक फैसला ही है। मिसाल के तौर पर इन TORs में पहले तो ये TORs बताने से पहले ये लिख दिया गया है, वफाकी कैबिनेट ने अपनी राय भी दे डाली है, और वो राय ये है कि जी इन 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है वो एक नामुनासिब काम है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये वफाकी कैबिनेट जो आज बैठी, ये क्या जजेस की दाद रसी के लिए बैठी थी, उनका मसला हल करने के लिए बैठी थी, या फिर ये उल्टा उन्हीं जजेस को कटहरे में लाने के लिए बैठी थी? तो अब इनकी इस एक लाइन से इनका तो जो जहन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो खुद अभी से बगैर इंक्वायरी
बगैर किसी किस्म की बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचे, बगैर जजेस को सुने, ये पहले ही अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इन जजेस की जो हरकत है वो तो बहुत नामुनासिब है। तो आप इंसाफ क्या फ्राहम करेंगे, जबकि आपने तो बुनियाद में ही जानिबदारी रख दी है। आपने तो बुनियाद में ही उल्टा शिकायत करंदा को ही मशकूक बना के रख दिया। और फिर इस बात को इन्होंने आगे कैसे बढ़ाया कि जो TORs इन्होंने बनाए हैं उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि जी सबसे पहले तो जो मौजूदा कमीशन है वो ये छानबीन करेगा कि इन जजेस के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं भी या नहीं, और फिर उसके बाद वो कोई भी ये भी देखेंगे कि कोई भी एहलकार एजेंसी का बराह रास्त मुलविस है या नहीं है, या कोई थोड़ा बहुत ऐसे ही है। और फिर उसके बाद ये कमीशन ये तजवीज़ भी करेगा कार्रवाई, अगर कोई चीज़ साबित होती है कि हाँ भाई कोई एजेंसी का, कोई महकमे का, या कोई हुकूमती इदारे का कोई एहलकार या कोई अफसर इस तरह के किसी काम में मुलविस पाया जाता है, तो फिर ये कमीशन ये तजवीज़ भी करेगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। तो जो इसका आप TOR देखें, यही 3-4 बातें हैं इसमें। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सबसे पहले तो वो ये तहकीक करेगा कि ये बातें दुरुस्त हैं भी कि नहीं हैं। आप एक तरह से उनको अगेन ऐसा लग रहा है कि वो जजेस को ही आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, जो उसकी लैंग्वेज है उससे ये तासुर मिल रहा है। और उससे ज़्यादा ज़ोर वाला तासुर जो है, पुरजोर तासुर, वो आप पहले दे चुके हैं, जहाँ पे आप ये बात कह रहे हैं कि जी ये नामुनासिब हरकत है। भाई आपको कैसे पता तहकीक से पहले कि ये नामुनासिब है या मुनासिब हरकत है? आप तो फिर पहले से ये मान चुके हैं कि आपका जो बनाया हुआ ये कमीशन है बस वो यही काम करे कि उन्हें कह दे कि भाई आपके ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए जब बहुत पहले से ही ये बात हो रही थी कि रिटायर्ड जज तहकीकात करेंगे, और फिर जब बात चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने खुद हुकूमत के कोर्ट में भेज दी, अपने हाथ पांव कटवा लिए, तो फिर उसके बाद तो कोई शक बाकी नहीं रह गया था कि अब हुकूमत इनके साथ क्या करेगी। वो आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी सही बात की है कि आप बेसिकली बिल्ली को ही रखवाली पे रख रहे हैं दूध की, और फिर उससे पूछ रहे हैं कि बताओ दूध कौन पी गया। तो हुकूमती तरफ से ही जाहिर है कि शिकायत हैं, और आप उन्हीं के पास भेज दें कि जी आप तहकीकात करके बताएं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करें कि जी अब कोई बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी होने जा रही। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि हमें तमाम तर लोगों की तरफ से इस पर जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, वो ज़्यादातर लोग इसको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। PTI ने तो खैर अक्सर ही इसको मुस्तरद किया कमीशन को, और उनका मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन सिटिंग जजेस पर सुप्रीम कोर्ट के मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन जो है वो होना चाहिए। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ और सहाफ़ियों की राय भी आप देखें, कोर्ट रिपोर्टर्स की राय भी देखें, तो वो भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक संगीन मजाक किया गया है इन 6 जजेस के साथ। और ये देखा जाए तो जिसको कहते हैं ना कि आप विक्टिम को ही विक्टिम ब्लेमिंग कर देते हैं, ये उस तरह की सूरत हाल है। तो कोई भी इससे बज़ाहिर मुतमिन नज़र नहीं आ रहा सिवाय हुकूमत और उनके कुछ डाउट सहाफ़ियों के। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जहाँ पर आपने जुडिशरी को भी एक स्टेक पर डाल दिया। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये कमीशन कुछ भी इसमें से निकाले या ना निकाले वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से जान नहीं बहरहाल फिर भी छोड़ेगा, और अल्टीमेटली जो एक बेचैनी इससे फैलेगी ये बढ़ेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर आप इस चीज़ का सद्देबाब नहीं करेंगे तो ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा। तो ये अब इन्होंने तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है कि हुकूमत की जान इस तरह से आसानी से छूट जाएगी। इस बात से तो ये और इंस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें फिर वो तमाम वकला जो अभी तक कहीं ना कहीं पीछे भी थे इस मामले पर कि जी कोई तहरीक चलानी है, उनको भी कहीं खुलकर सामने ही ना आना पड़ जाए। तो बहरहाल लेट्स सी कि जी इसके ऊपर अब फर्दर क्या होता है। लेकिन आज एक और इंकशाफ भी किया है चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि मईशत के मामले पर हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। अब ये आप इस ज़रा जुमले को एनालाइज करें और मुझे बताएं कि आपको इसकी क्या समझ आती है, यानी अंदाज़ा लगाएं कि क्या चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो किसी को ये एश्योरेंस दे कि हम आपके साथ ताउन करेंगे। वो भी अगर आप ये कहते हैं कि भाई कोई अदालत की रिफॉर्म्स होनी है, कोई जुडिशल इस्लाहात होनी है, उसके लिए हम ताउन करेंगे, तो बात समझ में आती है। मईशत से क्या लेना देना है भाई चीफ जस्टिस का, और उसके ऊपर आप यकीन दहानियाँ करा रहे हैं हुकूमत को कि जी हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो ये बात आपकी कुछ समझ में आती है कि मईशत के हवाले से चीफ जस्टिस क्या ताउन कर सकते हैं भाई?
वैसे ये मीशत किसकी मीशत की बात हो रही थी? ये कहीं शहबाज शरीफ साहब शरीफ फैमिली की मीशत की बात तो नहीं कर रहे थे कि जी वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। लेकिन ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है इस मुल्क की कि कोई समझ नहीं लग रहा कि कोई इदारे जिनका काम क्या है और जो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उन्हें कहाँ आप रेट करते हैं कि यार उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, हुक्मरानी के लिए किरदार अदा करना है, और वो खुद इन तमाम चीज़ों को खुद इंतज़ामिया और हुकूमत के पास गिरवी रखवा दें अगर, तो बाकी पीछे रह क्या जाता है। तो ये जी एक इजाफी बात मुझे याद आई तो मैंने साथ आपके शेयर की। लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं अदलिया में और हो क्या रहा है। एक तो जी आज आयशा भुट्टा साहिबा रिहा हो गई हैं। ये पीटीआई की एक खातून कारकुन जो पिछले 10 महीने से कैद थी 9 मई के मुकदमात में, और वही बात कि एक दो दफ़ा अगर ज़मानतें हुई भी तो किसी और मुकदमे में पकड़ लिया जाता रहा, लेकिन आज उनकी फाइनली रिहाई हो गई है। सनम जावेद, आलिया हमजा और आयशा भुट्टा इन सब की 2-3 दिन पहले बेल हुई थी, लेकिन सनम और आलिया को एक और मियाँ वाले के मुकदमे में फंसा दिया गया बाद में। लेकिन आयशा भुट्टा लकीली उस मुकदमे से बचत हो गई उनकी, और वो अब आज रिहा होने में कामयाब हो गई हैं। तो ये तो एक साय ऑफ रिलीफ है कि चलिए कम से कम कुछ खवातीन को तो रिहाई मिल रही है। लेकिन बहरहाल सनम और आलिया के हवाले से अभी भी सब लोग परेशान हैं, और उनका जो ये केस है ये भी इंतहाई बोगस सा केस लग रहा है, जैसे मैं इसके बारे में पहले ही आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी। लेकिन दूसरी तरफ गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी है, और ये जो 51 मुलजमान हैं इनमें से अक्सर जो हैं वो पीटीआई के कारकुनान हैं, और अब ज़ाहिर है इसके खिलाफ अपील तो की जा सकेगी। लेकिन इसमें अब एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात भी हैं। वो ये कि मुझे नहीं मालूम है कि ये दहशतगर्दी की जो गुजरांवाला की अदालत थी इंसदाद दहशतगर्दी की, इसमें कब कैसे ट्रायल चल रहा था इसके हवाले से उस तरह से मैंने कोई रिपोर्टिंग भी नहीं देखी, और मुझे नहीं मालूम है कि ये कब ट्रायल मुकम्मल हुआ और कब इनको सज़ा सुना दी गई, कौन से शवाहिद थे जो इनके खिलाफ मुलजमान के पेश किए गए। तो ये सारा ही जो एक ट्रायल है बड़ा मुझे नहीं मालूम है कि कोई जल्दबाजी में हुआ है या उस तरह से शायद मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल आज ये खबर आई है, तो ये एक एक्सपेक्टेड खबर भी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले से ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब 9 मई के मामले को कहीं ना कहीं लगाना है। आपको पता है आगे फिर 1 साल होने वाला है 9 मई को, और उससे पहले कोशिश काफ़ी हद तक ये है कि जिनको छोड़ना है उनको छोड़ दिया जाए, और जिनको सज़ाएं सुनानी है उनको सज़ाएं सुना दी जाएं, ताकि ये जो एक बीच में लटका हुआ मामला है ये किसी तरफ लग सके। तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है मज़ीद आने वाले दिनों में कि कुछ और लोग रिहा भी होंगे और कुछ और लोगों को सज़ाएं भी सुना दी जाएंगी, और फिर उसके बाद इवेंचुअली देखा जाएगा कि अब इसका एंड रिज़ल्ट क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है जिनको सज़ाएं सुनाई जाएंगी उनके पास भी अपीलों के हक होंगे, तो वो सारा कुछ फिर फर्दर चलता रहेगा। लेकिन अब ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं कि इस मसले का हल निकले, किसी मंतकी अंजाम तक ये केसेस पहुँचें, और ख़ास तौर पर जो बेगुनाह है वो अपने घरों को जा सकें। तो बहरहाल जी अब ये एक ट्रायल कैसा है इस पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि गुजरांवाला से कोई रिपोर्ट हासिल हो सके कि ये ट्रायल किन हालात में और कैसे मुकम्मल हुआ है। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर कि काफ़ी बड़ी तादाद में अपीलें दायर हो चुकी हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नोटिफिकेशंस के खिलाफ। पीटीआई की तरफ से ज़्यादातर अपीलें दायर हुई हैं, लेकिन अगैन वही बात है कि ये ट्रिब्यूनल्स बहुत महदूद हैं और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये कैसे दादरसी करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये अगैन एक ऐसी चीज़ है जो कि जुड़ी हुई है जुडिशल रिफॉर्म्स के साथ। और लास्टली जी मैं आपको बता दूं कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो दस्तबरदार हो गए सेनेट इलेक्शन से। ये भी एक कहानी बड़ी सिंपल थी, लेकिन इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। जुल्फी बुखारी साहब नामजद किए गए थे सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई की तरफ से, पंजाब के जो सीट्स हैं वहाँ से, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं इब्तदाई तौर पर रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं उनका नाम जो था वो पीटीआई की तरफ से फ्लोट कर दिया गया। लेकिन मीनवाइल जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उनकी तरफ से भी अपील दायर कर दी गई थी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट करने के हवाले से। वो अपना मामला अलग से एक चल रहा था, लेकिन साथ में ज़ाहिर है एक और कवरिंग कैंडिडेट भी मौजूद होते हैं, तो वो भी उन्होंने नाम दे दिया था। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन से पहले ही पंजाब में एक सेटलमेंट के तहत जो 7 अरकान थे वो अनअपोज मुंतखब हो गए थे, जिसमें से 2 पीटीआई के और 5 पीएमएलएन के थे। और इन अरकान की तरफ से जब किसी ने बिला मुकाबला ये चूँकि मुंतखब हुए, किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराए, तो उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया
اور اس کے مطابق جو PTI کے جیتے ہوئے ممبر تھے وہ حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، کیونکہ زلفی بخاری کے اس وقت تک مسئلے کا بھی حل نہیں نکلا تھا، تو یہ اب نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا۔ لیکن آج یہ خبر آئی کہ زلفی بخاری صاحب کے اوپر بھی جو الزامات لگائے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس کی وجہ سے ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے تھے، تو وہ سارے جو ہیں غلط ثابت ہو گئے، اور الٹیمیٹلی اب دوبارہ سے یہ پروسیس جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کے پاس کہ بھائی جس بندے کو آپ نے ریجیکٹ کیا وہ تو اب کلیئر ہو گیا کورٹ سے۔ لیکن اس سے پیشتر ہی زلفی بخاری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وسیع تر قومی مفاد میں وہ اپنے جو کاغذات ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی اپیلیں پھر ودڈرا کر لی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو نوٹیفیکیشن کا ظاہر ہے یہ چیلنج ہوتا معاملہ، تو پھر یہ سارا جو الیکشن تھا 7 لوگوں کا، یہ سارا ہی پھر چیلنج ہوتا اور پھر نئے سرے سے اس کی سیٹلمنٹ کی طرف جانا پڑتا یا پھر انتخاب کی طرف جانا پڑتا۔ اور پھر یہ بھی ایک بات بری لگتی کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ اتحادی ہیں PTI کے، اور اب وہ چونکہ سینیٹر منتخب ہو چکے تھے، تو ان کو ہٹا کے جی ہمارا بندہ آئے گا، تو یہ بھی بات تھوڑی آکورڈ لگتی۔ تو اس لیے زلفی بخاری صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور اس میں میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زلفی بخاری صاحب ابھی ویسے بھی واپس آ کر جوائن نہیں کر سکتے سینٹ کو، تو اس لیے بھی انہوں نے سوچا کہ راجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور وہ ریپرزینٹ بھی کر سکیں گے، تو اس لحاظ سے انہی کو جاری رہنا چاہیے۔ تو پھر اس لیے کافی پوائنٹ آف ویو سے یہ سوچا گیا کہ اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا، تو زلفی بخاری صاحب نے اپنے جو کاغذ ہیں وہ جیت کے باوجود بھی ودڈرا کر لیے۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس اقدام پر زلفی بخاری صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور ویسے علامہ صاحب جب منتخب ہوئے تھے اس دن بھی یہ لوگ بات بہت کر رہے تھے، اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اگرچہ وہ ظاہر ہے اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہیں، ان کا جو سیکٹر اگر دیکھیں آپ مذہبی فرقہ جو ہے وہ دوسرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو حمایت ملی ہے وہ زیادہ تر سنی ارکان کی ملی ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو شیعہ سنی اتحاد کا ایک الگ سا ہی منظر ہے، لیکن بہرحال وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور زلفی بخاری صاحب جن کے اوپر ویسے بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ان کا نام دیا ہی کیوں گیا تھا، رؤف کلاسٹر صاحب نے بھی بڑی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب کے قریبی ہیں تو بس ان کا نام دے دیتے ہیں، اور جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں ان کے نام نہیں جاتے، تو ان پہ تنقید کافی ہوتی رہی ہے۔ لیکن بہرحال زلفی بخاری صاحب پہ بالکل بہت ساری چیزوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو کہنے کی ہیں۔ انہوں نے اپنی شہریت بھی برطانوی چھوڑی تھی جب وہ کیبنٹ میں تھے، پھر اس کے بعد بھی جب عمران خان صاحب پیشیوں پہ جاتے تھے تب بھی میں نے دیکھا کہ مراد سعید کے ساتھ عمران خان کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر وہ کافی ان کی حفاظت کے لیے مامور رہتے تھے، تو وہ بھی ایک چیز تھی۔ پرسنل معاملات میں بہت سارا عمران خان صاحب ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی وہ باہر اس وقت موجود ہیں، اور ان کو بھی عمران خان صاحب نے کچھ ٹاسک دیے ہوئے تھے کہ آپ باہر جا کر کچھ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور کچھ اور ظاہر ان کو ٹاسک دیے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے کام کریں۔ تو زلفی بخاری صاحب عمران خان صاحب سے بہرحال وفادار ہیں، اور یہ ایک اور ان کی وفاداری کا مظہر ہے کہ آج وہ انہوں نے سینٹ کی نشست بھی اس بنا پر چھوڑ دی ہے کہ اس سے پھر پارٹی کو اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال جی یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ، تو فائنلی زلفی بخاری صاحب بھی آؤٹ ہو گئے سینٹ سے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔